हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, एसी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। देखो बच्चों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे अगर हमें कोई भी सीरीज सर्किट दिया जाए, चाहे वो इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर के साथ हो, चाहे वो रजिस्टर इंडक्टर के साथ हो, अदरवाइज वो रजिस्टर कैपेसिटर के साथ हो, या मुझे इंडिविजुअल सर्किट दिए जाएं, ओनली रजिस्टर, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, तो इनमें करंट फ्लो कितना होगा, इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, फेज एंगल की वैल्यू क्या होगी, फेजर क्या होंगे, ये जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस किए। लेकिन अभी तक हमने पावर के बारे में बातचीत नहीं की कि इनमें पावर कंजम्पशन क्या होगा। जैसे इस बात को अगर मैं आपको ऐसे सीधे से तरीके से समझाऊं कि घरों में जो हमारी सप्लाई होती है डेट इज एसी करंट। अब एसी करंट आ रही है, बल्ब है, बल्ब रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं जिनमें कैपेसिटर और इंडक्टर भी कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, सीरीज एलसीआर सर्किट भी है। क्लियर? तो अगर उनमें करंट फ्लो हो रही है तो वो कितनी पावर को कंज्यूम करते हैं, हर एक पॉइंट में हम बातचीत करने वाले हैं। रजिस्टर में कितना पावर कंजम्पशन होगा, इंडक्टर के लिए पावर कंजम्पशन क्या होगा, कैपेसिटर में पावर कंजम्पशन को किस तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है, एक एक पॉइंट को हम बच्चों यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट। पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट। हर एसी सर्किट में बातचीत करेंगे ओनली रजिस्टर, ओनली कैपेसिटर, ओनली इंडक्टर, या सीरीज में इनके पेयर बना के दे दे, सभी में पावर कंजम्पशन क्या होगा। देखो बच्चों, जैसे अभी तक हमने पावर के बारे में डीसी में पढ़ा, हमने पावर के बारे में पढ़ा था डीसी चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वहां पे आया था पावर डेट इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, क्योंकि ओनली वहां पर रजिस्टर ही यूज में लेते थे और एक सिंगल वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होती थी, डायरेक्टली पावर बोल देते थे कि ये होगा I स्क्वायर R। या मैं हीट के बारे में बातचीत करूं तो हीट मेरा निकल के आता था I स्क्वायर RT। ठीक है, ये सीधा सीधा हमारा तरीका था डीसी में निकालने का। बट एसी में अगर बातचीत की जाए तो एसी में रजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर भी दे सकता है, कैपेसिटर भी दे सकता है। और एसी करंट है तो एक फिक्स वैल्यू तो आई होगी नहीं, आई भी टाइम के साथ लगातार बदलती रहती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो पावर को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए, पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझने वाले हैं हम। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं पावर के बारे में बातचीत करूं तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि पावर डेट इज इक्वल टू होगा वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई सर्किट करंट। पावर डेट इज इक्वल टू क्या होगा, VI। कैसे भी हो, जैसे मान लो कि ये कोई भी एसी सर्किट है जिसमें खूब सारे एसी डिवाइस, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये कोई भी एसी बैटरी से मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये एसी करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पावर कंजम्पशन होगा। और पावर कंजम्पशन अगर मुझे निकालना है तो मैं सीधा सीधा ऐसे बोल दूं, हेयर पावर कंजम्पशन, हेयर पावर कंजम्पशन डेट इज डिनोटेड बाई P विच इज इक्वल टू होगा अप्लाइड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई सर्किट करंट। मतलब कि P विच इज इक्वल टू होगा VI। डायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूँ। क्लियर? अगर बच्चों मैं यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज की बातचीत करूँ तो अप्लाइड वोल्टेज तो मेरा कितना होगा, E0 साइन ओमेगा टी। अप्लाइड वोल्टेज तो हमारा कितना आएगा, E0 साइन ओमेगा टी। अगर मैं करंट के बारे में बातचीत करूं, कोई भी एसी सर्किट दिया हुआ हो, स्टैंडर्ड वे में मैं करंट लिख सकता हूं I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। एक एक पॉइंट आप समझ लेना पहले। अप्लाइड वोल्टेज को मैं लिख सकता हूं E0 साइन ओमेगा टी, सर्किट करंट को मैं लिख सकता हूं I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। करेक्ट? अगर मैं यहां से लिखूंगा बेटा पावर कंज्यूम्ड, P विच इज इक्वल टू होगा E0 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। E0 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। करेक्ट? अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, देखो मैं पूरा डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ, वैसे फाइनल रिजल्ट हमें याद रखना है, लेकिन पूरा डेरिवेशन आप समझ लो, इससे कॉन्सेप्ट हमारा फॉर्म होता है।
वोल्टेज दिया हुआ है, करंट मुझे स्टैंडर्ड पता है, तो मैं बोल दूंगा पावर कंजम्पशन हो गया ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। करेक्ट। ये वाली इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है ये बात? देखो बच्चों, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, कोई चेंज होगा? नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ हेयर पावर कंजम्पशन ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये हो गया ट्वाइस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये बन गया हमारा 2 साइन ए साइन बी, और यहाँ पर ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 आ गया। ये पावर कंजम्पशन होना चाहिए एसी में। हम पूरा पैटर्न वाइज पैटर्न चलते जा रहे हैं। अगर डीसी होता तो डायरेक्ट करंट होती आई, सीधा सीधा बोल देता V इंटू आई, लेकिन एसी में वोल्टेज भी वेरिएबल होता है, करंट भी वेरिएबल है, तो मैं पूरा पैटर्न बाई पैटर्न निकाल रहा हूँ। अब देखो, जैसे आपने पढ़ रखा है बच्चों cos A माइनस बी, ठीक है, प्लस cos A प्लस बी। तो cos A माइनस बी होता है cos A cos B माइनस sin A sin B, और cos A प्लस बी होता है हमारा cos A cos B माइनस sin A sin B। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, वैसे आपको बस डेरिवेशन समझना है। cos A cos B ये हो गया प्लस के sin A sin B, ये है बच्चों हमारा cos A cos B माइनस के sin A sin B, जिसको अगर फाइनली सॉल्व करें तो ये निकल के आता है ट्वाइस ऑफ sin A sin B, 2 sin A sin B, जिसकी वैल्यू होती है cos A माइनस बी माइनस के cos A प्लस बी। क्लियर? हमारा आया पावर कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। सिंपल। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो पावर दैट इज ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, हाँ जी, 2 साइन ए साइन बी को लिख दूँ cos A माइनस बी cos A प्लस बी। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ cos A माइनस बी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, एंड cos A प्लस बी, तो ये हो जाएगा cos के 2 ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट बना देता हूँ। आ रही बात समझ में? ओमेगा टी से तो ओमेगा टी कट गया, cos प्लस थीटा cos थीटा, cos माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है। तो ये आएगा P डेट इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये तो है अपना cos थीटा, और ये है अपना cos के ट्वाइस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। ये तो हो गया अपना cos थीटा, ये हो गया cos के ट्वाइस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। करेक्ट? अब देखिए, जैसे जैसे टाइम में चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पर 2 ओमेगा टी चेंज होगा, मतलब इस वाले cos की वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ थीटा है, तो ये फिक्स रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ बेटा एवरेज पावर कंजम्पशन, ये क्या हो गया? एवरेज पावर दैट इज ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये तो रह गया हमारा cos थीटा। यहाँ पे देखो टाइम के साथ इसका एंगल चेंज होगा, cos की वैल्यू वेरी करती है -1 to 1 तक, तो अगर एवरेज लिखूंगा -1 + 1 अपॉन 2, -1 + 1 क्या हो गया? 0, तो इसका एवरेज आएगा बच्चों 0। कहने का मतलब क्या है? जो मेन फॉर्मूला हमारा बन के आता है एवरेज पावर कंजम्पशन, ये होगा हमारा ई नॉट, इसको लिख दूं √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। तो ओवरऑल क्या फॉर्मूला बना? एवरेज पावर कंजम्पशन ई नॉट बाई √2 ERMS, आई नॉट बाई √2 IRMS मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। दिस इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट। कोई भी टाइप का हमें AC सर्किट दिया जाए, हर टाइप के AC सर्किट में जो पावर कंजम्पशन होगा विच इज इक्वल टू होगा ERMS IRMS cos थीटा। आ रही है बात समझ में? हमें कैसा भी AC सर्किट दिया जाए, अगर इंस्टेंटेनियस पावर कंजम्पशन की बातचीत करें, ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस, कोई भी टाइम पर अगर हमें निकालना है तो उस टाइम का करंट, उस टाइम का वोल्टेज।
बट अगर एवरेज पावर कंजम्पशन की बातचीत की जाए तो एवरेज पावर कंजम्पशन आता है हमारा ERMS IRMS cos थीटा, जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे ही हम निकालने वाले हैं बेटा रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करेगा, कैपेसिटर के लिए पावर कंजम्पशन कैसे लिखना है, या इंडक्टर के लिए पावर कंजम्पशन को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक एक पॉइंट को हम बेटा यहां से ही डील करने वाले हैं। आ रही बात समझ में? तो एवरेज पावर कंजम्पशन तो मुझे पता लग गया, ये तो होगा मेरा ERMS IRMS cos थीटा। अब देखिए एवरेज कंजम्पशन ये आ रहा है ERMS IRMS cos थीटा। अब यहां पर एक एक बात समझ लेना। हेयर थीटा इज कॉल्ड फेज एंगल। फेज एंगल जो मैंने हर सर्किट में आपको पढ़ाया था, फेज एंगल हमें पता है तो cos थीटा पता लग जाएगा। ERMS IRMS तो एकदम आसान सी बात है पता लगाना, तो यहाँ से अपना काम होने चालू हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए थीटा ये हो गया। हेयर दैट कंप्लीट cos थीटा, यहाँ पर पावर कंजम्पशन में cos थीटा यूज में ले रहे हैं, डेट्स वाई इट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। दैट टर्म इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको समटाइम्स है ना थीटा की वैल्यू नहीं देता, आपको बोल देता है पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज दिस। तो cos थीटा क्या होता है बेटा अपना पावर फैक्टर। यार cos थीटा डेट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। क्लियर? देखो कैसे लिखोगे, जैसे बेटा अगर मैं बातचीत करूं कोई भी हमें सर्किट दिया जाए तो मुझे tan थीटा पता है, तो tan थीटा से हम cos थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। tan थीटा तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cos थीटा अपना क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, tan थीटा पता है तो हम cos थीटा निकाल सकते हैं। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज पावर कंजम्पशन, कोई भी AC सर्किट में कितना पावर हमारा कंज्यूम होगा उसको हम इस पैटर्न को फॉलो करके आसानी से निकाल सकते हैं। राइट? अब एक एक बात को बेटा आगे और डिटेल में निकालने का ट्राई करते हैं, और ज़्यादा इसको समझने का हम ट्राई करते हैं किस तरीके से यहाँ पर सर्किट में पावर कंज्यूम होगा। पहले हमने फॉर्मूला की बातचीत की है। देखो अब एक टेबल बना लेते हैं। देखो यार जैसे यहाँ पर मैं एक और टेबल लाइन बना देता हूँ। अब इस टेबल को समझ लेना, ये टेबल हमारी एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हम इस बात को समझ सकते हैं किस तरीके से इसको हमें लिखना है। जैसे ये तो हो गया अपना बच्चों सीरियल नंबर, ये हो गया हमारा टाइप ऑफ सर्किट, ये होगा उसका फेज एंगल मतलब कि थीटा, ये होगा बच्चों पावर फैक्टर मतलब कि cos थीटा। ठीक है, और ये होगा एवरेज पावर कंजम्पशन, कितना पावर ये कंज्यूम करने वाला है, ये होगा हमारा एवरेज पावर कंजम्पशन। राइट? देखो जैसे पहला मैं ले लेता हूं ओनली R, ओनली रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि ये कोई भी सर्किट है जिसमें ओनली रेजिस्टेंस अपना कनेक्टेड है। अगर मैं इसके लिए फेज एंगल की बातचीत करूं तो आपने पढ़ रखा है VR और I दोनों सेम फेज में आते हैं, फेज एंगल आता है अपना 0। फेज एंगल कितना आता है 0। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा पावर फैक्टर cos 0 दैट विल बिकम इक्वल टू 1। अगर ओनली रजिस्टर दिया जाए तो इसका पावर फैक्टर कितना होगा 1। एवरेज पावर कंजम्पशन की बातचीत करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया ERMS IRMS cos थीटा।
थीटा 0 है तो कॉस 0 अपना हो गया 1, तो सीधा सीधा बोल दूंगा एवरेज पावर कंजम्पशन ये इज इक्वल टू होगा ई आई, ई आर एम एस है, आई आर एम एस है। जैसे हम बाकी डीसी सर्किट में निकालते थे बेटा रजिस्टर के लिए पावर कंजम्पशन इज वी आई, यहाँ पर भी उसी तरीके से आने वाला है, सीधा सीधा ई आई पावर कंजम्पशन होगा। आ रही बात समझ में? सेकंड देखो, ओनली कैपेसिटर, हाँ जी, कैपेसिटर में आपने पढ़ा है वोल्टेज लैग करता है, मतलब कि फेज एंगल हो जाता है 90। अगर फेज एंगल 90 है तो cos 90 होगा बच्चों हमारा 0। cos 90 क्या होगा 0, और 0 अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो एवरेज पावर कंजम्पशन कितना आएगा 0। डेट मीन्स कैपेसिटर एसी के साथ करंट तो फ्लो कराएगा लेकिन कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। एवरेज पावर यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 0, ठीक है। अगर ओनली कैपेसिटर कनेक्टेड है तो इस वाले केस में एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होगा, राइट। अगला देखो, जैसे मैं बोल देता हूं बेटा ओनली इंडक्टर, इंडक्टर का अगर फेजर बनाया जाए तो VL ऊपर है, I इधर है, मतलब यहां भी फेज एंगल कितना है अपना 90। अगर मैं पावर फैक्टर की बातचीत करूं तो cos 90 डेट इज इक्वल टू क्या होगा अपना 0। डेट में यहाँ पर भी अपना एवरेज पावर कंजम्पशन अगर लिखा जाए तो एवरेज पावर कंजम्पशन क्या आएगा 0। इसके लिए भी एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होगा अपना 0। ये भी एकदम आसान है, सीधा सीधा कर सकते हो। ओनली इंडक्टर अगर जुड़ा हुआ है तो एवरेज पावर कंजम्पशन होगा 0। आ रही है बात समझ में? ओनली रजिस्टर, ओनली कैपेसिटर, ओनली इंडक्टर, तो रजिस्टर ही पावर कंज्यूम करता है, इंडक्टर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता, कैपेसिटर भी कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि अगर मैं इंडक्टर से करंट फ्लो करा रहा हूँ तो रजिस्टेंस तो देगा लेकिन पावर कंज्यूम नहीं करेगा, नुकसान कुछ नहीं करेगा। क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं। जैसे अगला ले लेते हैं, 4 टाइप का सर्किट ले लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैं 4th बोल देता हूं सीरीज LR। आपको क्या बोला है, ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। मुझे बताना है बेटा यहाँ पे पावर कंजम्पशन क्या होगा, ठीक है। पावर कंजम्पशन मुझे कैलकुलेट करना है। अगर मैं फेज एंगल की बातचीत करूं तो यहाँ पर हमारा tan थीटा डेट इज इक्वल टू निकल के आया था XL/R। tan थीटा कितना आया था XL/R। अगर बच्चों मैं पावर फैक्टर की बातचीत करूंगा तो ये थीटा है, tan थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस क्या होगा XL² प्लस R², मतलब कि z। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से अगर मैं cos थीटा लिखूंगा पावर फैक्टर दैट इज अ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी अपनी R/Z। अगर वैल्यू ऑफ cos थीटा लिखी जाए तो cos थीटा हमारा कितना बनने वाला है यहाँ पर R/Z। क्लियर? अगर मैं एवरेज पावर कंजम्पशन बोलता हूं तो ये होगा ERMS IRMS cos थीटा। यहाँ वैल्यु पुट कर दो। देखो यार ये हो गया ERMS, IRMS को लिख दूं ERMS/Z, और cos थीटा क्या हो गया R/Z। तो चाहे कैसा ही एसी सर्किट हो, हमेशा पावर कंजम्पशन निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है E²/Z² मल्टीप्लाइड बाई R। ये सब में वैलिड है। जैसे ओनली रजिस्टर तो Z क्या हो गया R हो गया, R से R गया E²/R। ओनली कैपेसिटर तो रेजिस्टेंस 0 R0, तो ये 0। ओनली इंडक्टर, ओनली इंडक्टर है तो मैं बोल दूंगा बेटा ओनली इंडक्टर के लिए क्या होगा R0। अगर सीरीज RL तो ये कितना आ गया E²/Z² मल्टीप्लाई बाई R। जैसे अगर मुझे बोले सीरीज RC, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, पावर कंजम्पशन लिखना है। हाँ जी, tan थीटा डेट इज XC/R। अगर cos थीटा लिखा जाएगा तो वही राइट एंगल ट्राइंगल से ये क्या बनेगा R/Z।
कैसे बना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हो गया टेन थीटा, सो हाइपोटेनियस क्या बना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा यही, तो पावर कंजम्पशन भी यही होगा, पावर कंजम्पशन होगा ई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। कैसा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन इस फॉर्मूला से हमारा सॉल्व होने वाला है। अगला देखिए, जैसे सीरीज एलसीआर सर्किट, ये कोई भी बेटा सीरीज एलसीआर सर्किट है। अगर मैं बेटा यहाँ पर टेन थीटा की बातचीत करूं तो टेन थीटा तो होता है एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। अगर मैं कॉस थीटा की बातचीत करूं तो कॉस थीटा आएगा आपका आर अपॉन जेड। कॉस थीटा कितना आएगा अपना यहाँ पर आर अपॉन जेड। ओवरऑल अगर मैं एवरेज पावर कंजम्पशन यहाँ पर लिखूंगा तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। कितना होगा एवरेज पावर कंजम्पशन, ई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। मतलब कि इसको भी सॉल्व करने का सेम वही तरीका है जो हम ऊपर वाले सर्किट में करते आ रहे हैं। जैसा हमने ऊपर वाले सर्किट के लिए सॉल्व किया है उसी तरीके से सॉल्व करना है, उसी तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर निकलने वाला है। तो चाहे कैसा ही सर्किट हो, एवरेज पावर कंजम्पशन होगा ये। इम्पीडेंस हमें निकालना आता है, रेजिस्टेंस अगर है तभी पावर कंज्यूम होगा, अगर कैपेसिटर और इंडक्टर ही है तो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होने वाली है। आ रही बात समझ में, पावर कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ओनली पावर कंजम्पशन रेजिस्टेंस के कारण होता है। और फाइनल फॉर्मूला बनता है ई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, जहां पर ई तो हो गया हमारा एप्लाइड ईएमएफ, जेड हो गया इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट और आर हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो एवरेज पावर कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। आई बात समझ में नहीं आई, कॉन्सेप्ट आया समझ में। एवरेज पावर कंजम्पशन को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है बेटा, दैट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। आपसे वॉटलेस करंट भी पूछ लेता है, वॉटलेस करंट क्या होगा। देखो यार सीधी सी बात है, जैसे ये वी आर एम एस है, ये वी है, ये आई है, यहाँ एंगल है थीटा। आपने बोला सर एवरेज पावर कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू होगा वी आई कॉस थीटा। मतलब अगर मैं आई को दो कंपोनेंट में तोड़ता तो इधर तो जाता आई कॉस थीटा, इधर आता आई साइन थीटा। पावर कंजम्पशन में कौन सी करंट काम आ रही है हमारी, आई कॉस थीटा। आई साइन थीटा को तो हम यहाँ पर यूज में नहीं ले रहे हैं, ओनली आई कॉस थीटा यूज में आ रही है। आई साइन थीटा को हम कहीं भी यूज में नहीं ले रहे हैं, इसलिए डेट करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज वॉटलेस करंट, तो वॉटलेस करंट डेट इज इक्वल टू होगा अपना आई साइन थीटा। अगर इस पर हमारा न्यूमेरिकल आ जाए तो इसको भी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ वॉटलेस करंट इज आई साइन थीटा, हियर थीटा इज अ फेज एंगल। थीटा यहाँ पर क्या है बच्चों हमारा फेज एंगल, एंड आई इज अ करंट इन द सर्किट। क्लियर। जैसे अगर न्यूमेरिकल की बातचीत की जाए, मान लो आपको दिया हुआ है बेटा ये कोई भी रजिस्टर है, ये कोई भी कैपेसिटर है और ये कोई भी इंडक्टर, और ये कोई भी हमारी एसी बैटरी है। आपको बोला है 100 वोल्ट है और ये 50 हर्ट्ज। आर डेट इज इक्वल टू तो है 40 ओम, एक्स एल डेट इज इक्वल टू है बच्चों 50 ओम, और एक्स सी है बच्चों हमारा 20 ओम। ठीक है, आपको पूछा है डिटरमाइन एवरेज पावर कंजम्पशन, डिटरमाइन पावर फैक्टर। एक तो मुझे क्या बताना है एवरेज पावर कंजम्पशन कितना होगा, दूसरा मुझे क्या निकालना है पावर फैक्टर क्या होगा, थर्ड वॉटलेस करंट, वैल्यू ऑफ वॉटलेस करंट क्या होगी, थर्ड मुझे ये बताना है। ठीक है, तीन बातें हमें निकालनी है बेटा, एवरेज पावर कंजम्पशन, पावर फैक्टर एंड द वॉटलेस करंट, इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तीनों के बारे में सोचो कैसे निकालोगे। आपको कोई भी एक सीरीज एलसीआर सर्किट दिया हुआ है, सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए मुझे इन तीनों पैरामीटर्स को डिटरमाइन करना है, इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से मैं इनको निकाल सकता हूँ।
इन तीनों के बारे में सोचते हैं। बाकी मेरे साथ समझ लो, जो अपना सॉल्व कर रहे हैं वो अपना सॉल्व करते रहो, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मेरे साथ समझ लो जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखो यार, मैंने बोला सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा, ठीक है। अगर जिनको ये फॉर्मूला याद है सीधा सीधा बोल सकते हो R/Z होगा। अगर किसी को याद नहीं है तो tan थीटा हमें पता होता है XL माइनस XC/R। राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा के कॉस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। पावर फैक्टर मिल रहा है, तो पावर फैक्टर के लिए R तो दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना होगा पहले Z। और Z की वैल्यू अगर मैं सीरीज LCR सर्किट में बात करूं तो ये होगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा Z इक्वल टू √, हाँ जी, R तो कितना है 40 का होल स्क्वायर, XL कितना है 50, XC कितना है 20 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बेटा √40² प्लस 30², मतलब कि Z की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 50। पहले मैंने क्या किया, इम्पीडेंस को डिटरमाइन कर लिया, वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस कितनी है, करेक्ट। अब देखिए, जैसे मुझे लिखना है बेटा पहला पावर फैक्टर, हाँ जी, क्या होता है कॉस थीटा, कितना होता है R/Z, करेक्ट। आ रही बात समझ में। वैल्यू ऑफ R कितनी है 40, Z कितना है 50, तो कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू कितना आ गया 4/5। और थीटा को अगर लिखा जाए तो थीटा कितना हो जाएगा 37, ठीक है। 4/5 से होता है 37। जिनको ये नहीं पता है वो ये राइट एंगल याद रखना है, ये फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज में आता है। 3, 4, 5 अगर ऐसे दिया हुआ हो तो ये जो थीटा है, ये थीटा हमारा बन जाएगा 37, ठीक है। आ रही है बात समझ में। जैसे सेकंड पूछा है मेरे से बेटा एवरेज पावर कंजम्पशन, मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया। अब तो ये E²/Z² मल्टीप्लाइड बाई R। E तो हमारा कितना दिया हुआ है, E को देख लो 100 वोल्ट है, Z कितना है 50, बस वैल्यू पुट करनी है 100 × 100, Z 50 × 50, R कितना है 40, ठीक है। 50 से ये 2 बार गया, 50 से ये 2 बार गया, 4 × 40 तो ये आ गया 160 वॉट। एवरेज पावर कंजम्पशन विच इज इक्वल टू होगा अपना 160 वॉट। क्लियर, सेकंड भी आ गया। थर्ड देखो, तीसरे की बातचीत करके देख लेते हैं तीसरा क्या होगा। जैसे अगर बच्चों मैं तीसरे के बातचीत करूं, तीसरा पूछा वॉटलेस करंट, क्या होता है बच्चों I sin थीटा। वॉटलेस करंट की वैल्यू क्या होगी अपनी I sin थीटा। क्लियर, हाँ जी। वैल्यू ऑफ I तो क्या हो गया E/Z डेट इज मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। I तो हो गया अपना E/Z मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ E तो है 100, Z है बच्चों 50, साइन थीटा डेट इज अ बेस अपॉन हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5। तो ये 2 टाइम्स क्या, तो यहाँ से वॉटलेस करंट I sin थीटा विच इज इक्वल टू आ गया 6/5, ठीक है। डेट इज अ 1.2 एम्पियर। अगर हमें बेटा वॉटलेस करंट पूछ ले तो बस हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखो 3 कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे इस लेक्चर में जो कवर हुए हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर हमें AC सर्किट दिया जाए तो उसमें पावर कंजम्पशन कितना होगा, पावर कंजम्पशन को हम किस तरीके से निकालेंगे। पहली बात तो हमने पावर कंजम्पशन के बारे में करी। दूसरा आया बच्चों हमारा, जब पावर कंजम्पशन हमारा कंप्लीट हो गया तो सेकंड आया हमारा कि पावर फैक्टर क्या होगा। कभी कभी हमें सीधा सीधा पावर फैक्टर पूछ लेता है, पावर फैक्टर होता है हमारा कॉस थीटा। और तीसरा हमारा निकल के आया वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट की वैल्यू अपनी क्या होगी। तीनों बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है ये चीज़। तो ये था हमारा बेटा टॉपिक पावर कंजम्पशन।
जो ओवरऑल कंक्लूड हो रहा था एवरेज पावर कंजम्पशन होता है E²Z² R। ठीक है, बस हमें इस वाले पैटर्न को फॉलो करना है, तो ये हमारा एवरेज पावर कंजम्पशन को निकाल के हमें दे देगा। आ रही बात समझ में? cos थीटा होता है पावर फैक्टर और I sin थीटा होता है वॉटलेस करंट। तो हमारा एसी का जो अगला टॉपिक था बेटा पावर कंजम्पशन के बारे में पूछ ले, जो अभी तक मैं सारे सर्किट में बचा के ला रहा था वो हमने एक साल डिस्कस किया है। क्लियर? अब बातचीत करेंगे हम आगे के और कॉन्सेप्ट की। हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया सीरीज एलसीआर में एक रेजोनेंस की कंडीशन बनती है, तो रेजोनेंस क्या है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पैरेलल सर्किट को भी थोड़ा बहुत समझने का ट्राई करेंगे। अगर हमें पैरेलल सर्किट दे दे तो उनको हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो बच्चों इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी आए तो यू कैन आस्क ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप, अदरवाइज यू कैन पोस्ट योर कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, राइट? सो बने रहिए, देखते रहिए और अपने डॉक्टर बनने के जुनून को सबसे सुपीरियर रखिए। सो चलिए फिर बातचीत करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।